जीसॉक की एप्लीकेशन शुरू हो रही है 20 तारीख से और 8 अप्रैल तक वो एप्लीकेशन खुली रहेगी। आपको कैसे प्रपोजल बनाना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करनी है, क्या क्या ध्यान में रखना है सबमिट करने के लिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। आपको क्या करना है, आपको दो ही काम करने हैं, ठीक है। वीडियो के एंड तक देखना है और सारे रिसोर्सेज जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है वो भी यूज़ कर लेने हैं। और मन करे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट करके ज़रूर जाना यार, उससे बहुत हेल्प मिलती है रीच बढ़ाने में ये वीडियो की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं नोमान के इंट्रोडक्शन से। ओवर टू यू नोमान। Yeah. So I'm Numan Khan and currently I'm in my final year and I am from Galgotia University. I am a Flutter developer basically और मैं open source पे actively contribute करता हूँ. I am selected as a contributor last year for Google Summer of Code and this year for 2023 I am and mentor for the organization the Palisados Foundation. गॉट इट, अमेजिंग यार। तो यार इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ जीसॉक के ऊपर ही बात करने वाले हैं, एक एक चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली जीसॉक प्रोग्राम है क्या, फुल फॉर्म से लेकर क्या है उसके बारे में थोड़ा बताओ। Okay, so GSOC like इसका फुल फॉर्म होता है गूगल समर ऑफ कोड। इट इज एक गूगल का एक प्रोग्राम है जहाँ गूगल कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करता है, ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड वो ऑर्गेनाइजेशन अपने अंडर कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करती है फॉर लाइक देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स फॉर 12 वीक्स एंड फॉर 22 वीक्स। सो फॉर दीज डेज एंड मंथ्स उस ऑर्गेनाइजेशन पे हम काम कर रहे होते हैं अंडर द मेंटोरशिप ऑफ गूगल, जिसके लिए गूगल हमें स्टाइपेंड पे करता है। ओके, तो इसमें कितनी ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करती हैं अप्रोक्सीमेटली? सो लाइक ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट काफ़ी ज़्यादा करती है, वो नंबर डिस्क्लोज नहीं है, बट जो सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो अराउंड 200 होती है। ओके ओके, एलिजिबिलिटी पे फोकस करते हैं अगर हम, तो कौन कौन एलिजिबल होता है पार्टिसिपेट करने के लिए? सो लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज सच कुछ नहीं है, लाइक यू मस्ट बी 18 प्लस, दैट्स इट। पहले लाइक था कि स्टूडेंट होना मैंडेटरी है, बट पिछले साल से उन्होंने वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी अलाउ कर दिया। अच्छा, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओह नाइस, दिस इज वेरी नाइस। तो यार अगर कोई स्टूडेंट है, उसको जीसॉक में एंट्री लेनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो तुम्हारे हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस चीज़ के लिए कि यार ये चीज़ें तो होनी चाहिए? हाँ, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रीब्यूट करने से पहले वो होती है कि आपके पास टेक स्टैक की नॉलेज होनी चाहिए इनिशियली। लाइक अगर वो जिस ऑर्गेनाइजेशन पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसका प्रोजेक्ट अगर रिएक्ट पे बिल्ड है तो आपको रिएक्ट के बेसिक्स तो आने ही चाहिए। और कोई एडेड एडवांटेज अगर जैसे कोड पहले से उन्हें देख रखा हो या कॉन्ट्रीब्यूशन हो तो उसका कुछ फायदा होता है? हाँ बिल्कुल, अगर आपने पहले से कोड देख रखा है तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है उस स्पेसिफिक कोड बेस को समझना। अगर आपके लाइक पहले से कुछ प्रोजेक्ट बना रखे हैं लाइक सिमिलर टू दैट, या फिर ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रखा है, इतना लार्ज कोड बेस को रीड करा हुआ है, तो इट विल बी अ वेरी इजियर फॉर यू। सो लाइक टेक स्टैक तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है गिट एंड गिटहब। तो गिटहब तो लाइक मैंडेटरी है। अगर 200 ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जीसॉक में तो उसमें से 150 तो जीसॉक जो वो गिटहब पे है एंड 50 गिटलैब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पे है। तो गिटहब तो मैंडेटरी है एंड गिटहब के लिए हमें गिट भी ज़रूरी है क्योंकि वर्जन कंट्रोल तो चाहिए ही। लाइक हमारे पास डिसेंट कंट्रीब्यूशन होते हैं, लाइक दे पब्लिश आइडिया लिस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सो हमें एक प्रोजेक्ट चूज करके उसके लिए प्रपोजल बनाना होता है कि हम उस पर कैसे कर रहे होंगे, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे चीज़ें। लाइक पूरा टाइमलाइन डिस्क्राइब करना होता है हमें उसमें। तो यार तुमने भी प्रपोजल लिखे होंगे डेफिनेटली, तो उसके रेफरेंसेस तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर क्या गलतियां होती हैं नॉर्मली जो स्टूडेंट्स कर देते हैं वाइल राइटिंग अ प्रपोजल, और कैसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए एक प्रपोजल लिखते टाइम? हम कैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे उसको एग्जैक्टली दिखाना होता है, एग्जैजरेट नहीं करना होता। लाइक बहुत लोग करते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताते हैं कि हम ये सब कर देंगे, बट वो कर नहीं पाते, तो उससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रपोजल बना के डायरेक्टली सबमिट नहीं करना है हमें। प्रपोजल बनाने के बाद उससे ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर से रिव्यू करा लेना है, देन सबमिट करना है। क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव प्रपोजल चाहती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस शॉर्ट टू द पॉइंट और प्रपोजल चाहती है। तो जो ये मेंटर्स हैं उनसे कनेक्ट कैसे कर सकता है कोई? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सो मेंटोर से कनेक्ट करने के लिए हमें उनके गिटहब पे या फिर जीसॉक की वेबसाइट पे उनके कम्युनिटी चैनल्स का लिंक मिल जाता है, लाइक स्लैक, अदर डिस्कॉर्ड वगैरह। सो वहाँ पे जो भी मेंटोर्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं।
तो उन चैनल्स में हम अपने साथ कोई भी डाउट पूछ सकते, इवन जो ऑर्गेनाइजेशन का एडमिन है वो भी डायरेक्टली हमसे बात करता है, जो ओके, भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर करते हैं हमारे। गॉट इट। तो मतलब जो टेक स्टैक वेरिएशंस होते हैं अक्रॉस द बोर्ड, वो लाइक ऐसा कोई स्पेसिफिक है क्या कि भाई ये टेक स्टैक की बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये थोड़ी कम होती हैं, या फिर वाइड वैरायटी ऑफ टेक स्टैक मिल जाते हैं? सो लाइक जी सॉफ्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होती है उनमें लाइक जितने टेक स्टैक अभी करेंटली यूज हो रहे हैं, मोस्टली एवरी टेक स्टैक के कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे आपको। ओके, सो बट जैसे आपने पूछा कि मेजॉरिटी क्या होता है, तो मेजॉरिटी जो मैंने देखा है वो वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ओके, गॉट इट। तो जितने भी वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जब तुम प्रपोजल लिख रहे थे तो उसमें तुम्हें क्या लगता है कि कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं हम हमारे प्रपोजल को, बिकॉज इतने सारे लोग सबमिट करते हैं? सो प्रपोजल में स्टैंड आउट करने के लिए जो मैंने यूज करा था, मैंने बहुत सारे लाइक एनिमेशंस एंड जीआईएफ्स यूज करे थे। जैसे इफ आई वांट टू इम्प्लीमेंट अ ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन का मैंने एक एनिमेशन बनाया था, लाइक वो कैसा दिखेगा आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग, और मैंने बहुत सारे फिग्मा डिजाइन बना के अपने प्रपोजल में इंटीग्रेट किए थे, जिससे लाइक सिर्फ कोड पढ़ने के बजाय उनको एग्जैक्ट दिख भी जाए कि कैसा दिखेगा आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट। राइट। स्टैंड आउट के लिए हम लाइक अपना ब्रीफ इंट्रो रख सकते हैं, अपने पास प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं, एंड लाइक अगर हम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हो तो सबसे अच्छी चीज होती है कि आप उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूशन नहीं, आप कोई भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन मेंशन कर सकते हैं वहाँ, जिस जो आपको लगता है कि वो अच्छा है। ओके। उससे लाइक काफी अपरेज मिल जाता है। और अगर हम उसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उससे तो वो तो सबसे अच्छा एडवांटेज हुआ ही। हाँ, वो तो बेस्ट है फिर। तो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मैंने देखा स्टूडेंट्स को, उनको परेशानी होती है ऑर्गेनाइजेशन चूज करने में। तो व्हाट यू थिंक स्टूडेंट शुड किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए जब वो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर रहे होते हैं तब? सो लाइक जो मैंने फॉलो कर रहा था मैं वो बताता हूँ। तो लाइक मैं फ्लटर डेवलपमेंट कर रहा था, तो मैं सबसे पहले जब ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टलिस्ट कर रहा था तो मैं अपने टेक स्टैक का फिल्टर यूज, लाइक फ्लटर जो ऑर्गेनाइजेशन फ्लटर यूज कर रही है सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशन को पहले छांट लिया। ठीक है। फिर मैंने उनका कोड बेस लाइक अपने लोकल मशीन पे चला के वो 1-2 दिन यूज करा, तो जो जो प्रोजेक्ट मुझे अच्छे लगे फिर मैंने उस पर कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। तो अगर कोई नया बंदा आके अगर ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना चाह रहा है तो सबसे पहले उनको लाइक जो टेक स्टैक उन्हें आता है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस फिल्टर कर लेनी, ठीक है। फिर उसमें से लोकली सेटअप करके चला के देखना है। ठीक है। जो प्रोजेक्ट उन्हें अच्छा लग रहा है उस पर कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो। ओके। एंड अगर आपने थोड़ा सा स्मार्टली ऑर्गेनाइजेशन चूज कर लिया तो लाइक 50% काम तो वहीं हो जाता है। गॉट इट। फिर तो बस आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है और किस तरीके से हम प्रपोजल बनाया उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप कंफर्टेबल तो हो ही गए हो उस प्रोजेक्ट के साथ एक बार। मतलब बेसिकली ये कि तुम बोल रहे हो पहले सेलेक्ट कर लो, फिर फिल्टर आउट करके उनमें कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो ताकि कंफर्टेबल हो जाओ कोड बेस के साथ। तो यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल स्किल्स भी होते हैं यार, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखे हैं। कोड रीड करना आपको आना चाहिए, कोड के फ्लो देखना आपको आना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको आपकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स हैं उसमें हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट स्किल्स में हेल्प करते हैं। तो यार एक जो मुद्दा बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है कि डेवलपमेंट वर्सेस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर डीएसए। तो क्या जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलपमेंट में था, हाउ इट एक्चुअली वो कैसे हुआ कि तुम डेवलपमेंट में घुस गए? तुम्हें कभी फोमो महसूस नहीं हुआ कि यार सीपी भी करनी चाहिए, उससे अपॉर्चुनिटीज में और मिल सकती हैं, ऐसा कुछ? हुआ एक्चुअली। सो मैंने सीपी भी ट्राई करा बट एक्चुअली मुझसे हुआ नहीं। सो आई विल बी ऑनेस्ट कि आई ट्राइड लाइक वेरियस टाइम, आई गॉट बोर्ड ऑफ इट। सो लाइक व्हेन जब मैंने शुरू किया ओपन सोर्स तो लाइक इसमें काफी इंटरेस्ट आया क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट है और उसमें कंट्रीब्यूट करने को मिल रहा है डायरेक्टली। तो इसमें ज्यादा मजा आ रहा था, तो मैंने सीपी को ड्रॉप कर दिया और यही कंटिन्यू करा सिंस देन। बिल्कुल सही बात है, अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज में बन रहा है तो आपको वही कंटिन्यू रखना चाहिए। एक और क्वेश्चन मेरा ये कि तुम्हें मेंटोर वाली पोजीशन कैसे मिली वहाँ पे? सो जब मैं लास्ट ईयर कंट्रीब्यूट कर रहा था तो मेरा मेंटोर्स के साथ इंटरेक्शन काफी अच्छा था, लाइक वी हैड डिस्कशंस फॉर 2 आवर्स ऑन द प्रोजेक्ट, लाइक प्रोजेक्ट के बाहर भी। एंड आल्सो आई वाज लाइक वेरी मच इंटरैक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशन एडमिन्स। सो वहाँ से जब मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो आफ्टर 2-3 वीक्स आई गॉट अ मेल आस्किंग लाइक इफ आई वाज इंटरेस्टेड इन बीइंग अ मेंटर। एक पिछले साल के जो भी स्टूडेंट्स थे उनमें से कुछ लोगों को मेल आया था।
Then I replied to them कि yes I am available. Then we had an interview sort of thing. Okay. फिर उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट आइडियाज मांगे मुझसे कि लाइक अब मैंने उस प्रोजेक्ट पे काम करा हुआ पहले से, तो मेरे अकॉर्डिंग से क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए थे. Okay. तो मैंने 2-3 आइडियाज सबमिट किए. उसके बाद फिर उनका मेल आया कि लाइक वी वांट यू एज अ मेंटर. टिल देन आई एम लाइक रिव्यूइंग पीआरस सिंस लास्ट 1.5 months. Oh, nice, very nice. तो GSOC के एज अ मेंटर और एज अ कैंडिडेट कंट्रीब्यूटर क्या क्या पर्क्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एंड आफ्टर द प्रोग्राम? बिकॉज ऑब्वियसली किसी के प्रोफाइल पे GSOC दिखता है तो एक अलग ही इम्पैक्ट जाता है. तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें उसके थ्रू कोई अपॉर्चुनिटीज मिली है क्या, फिर उसके क्या पर्क्स हैं उसके बारे में बता दो. सो पर्क्स तो बहुत सारे हैं. सो जब एज अ स्टूडेंट बहुत सारे पर्क्स हैं. सबसे पहले स्टाइपेंड, लाइक उन 2 प्रोजेक्ट्स हैं. One is 12 week and one is 23. For the 12 week they pay $1,500. And for 22 they pay $3,000 to the student. So and इसके अलावा भी बहुत सारे पर्क्स हैं. तो सबसे बड़ा पर्क जो मुझे फील हुआ वो है नेटवर्किंग. बिल्कुल. सो इतने बड़े प्रोजेक्ट ओनर्स, एडमिन्स और जो मेंटर्स बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करने को मिल जाता है हमें. कुछ भी डाउट्स हो हम उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं. तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट लगा मुझे. एंड ऑल्सो लाइक अगर आपके पास GSOC का टाइटल है तो कॉलेज में तो फेमस हो ही जाते हैं. डेफिनेटली. और उसके अलावा भी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत ओपन हो जाती है, बिकॉज अब आप किसी स्टार्टअप में या फिर किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो यू हैव अ गुड experience, project development experience in your resume. So I am currently working at a startup. They reached out to me by seeing my profile. So I am working with them since last 3 months. Okay. So like GSOC helps a lot. Definitely. अमेजिंग यार रोमान, बहुत ही अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस जान के. आपके जो प्रपोजल या फिर आपके जो रेफरेंसेस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. आपको फिर भी कोई डाउट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बता देना अपने डाउट. और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बिकॉज उसी की वजह से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का. मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में. कोई डाउट है तो नुमान से कनेक्ट करिए लिंक्डइन के ऊपर. मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में. तब तक बाय, टेक केयर.